आप इस देश में कम्युनल वायलेंस पैदा करके, मुसलमानों को डरा करके, आदिवासियों की ज़मीन छीन करके, दलितों को अपमानित करके, ओबीसी को भी अपमानित करके आप जो हैं सर्वे सर्वा नहीं हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए आप तय करना चाहते हैं कि सामने वाला कैसे शादी करेगा, कैसे उत्तराधिकार के नियम बनाएगा, कैसे वो खाएगा, कैसे वो पिएगा, कैसे वो रहेगा। ये आपका काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा जो आइडिया निहायत ही बाहियात आइडिया है। उनका मिशन है हिंदू राष्ट्र बनाना, राम राज्य लाना। वो ख्वाब उनका ख्वाब ही रहेगा। देश में हमेशा संविधान की जीत होगी। कोई मनुस्मृति और ऐसा कोई भी टैक्स कभी लागू नहीं हो सकता। सामने है और 2024 में क्या लगता है जिस तरह से अभी देश का माहौल है, नफ़रत का माहौल है और राहुल गांधी ने जो नारा दिया है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, तो क्या लगता है कि ये बदलाव लग रहा है 2024 में होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी क्या करते हैं तो उनका अपना एक अलग मसला है, लेकिन मैं इस देश के लोगों की तरफ से ज़रूर कह देना चाहता हूँ, इस देश के लोग डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज इस देश के हर तबके के ऊपर चले जाइए, चाहे वो सोशली देख लीजिए, एसटी ओबीसी का तबका देख लीजिए, माइनॉरिटीज़ को ले लीजिए, या फिर आप डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लीजिए, लाइक स्टूडेंट्स को देख लीजिए, टीचर्स को देख लीजिए, और सर्विस में जो लोग हैं उनको देख लीजिए, व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको देख लीजिए, रेहड़ी पटरी वाले तमाम सेक्शंस को आप देखेंगे तो पाएंगे कि सब लोग परेशान हैं और इसीलिए वो बदलाव की तरफ। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो हिंदुस्तान खतरे में हो जाता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। आपने सुना होगा कि जो 2020 में जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें कपिल मिश्रा, मैं को कंफ्यूज कर रहा हूँ, या अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर केजरीवाल जीतते हैं तो समझिए पाकिस्तान जीत गया, अगर भाजपा जीतती है तो बाकी भारत की जीत। देखिए, ये जब चुनाव आता है तब जब आप देखेंगे तो एक चीज़ ये समझिए, इस पूरी प्रोसेस को आप देखेंगे तो बीजेपी हमेशा से चुनावों को कम्युनलाइज करके जीतने की कोशिश करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ना कि आप संविधान के पक्ष में खड़े हों। और जब इलेक्ट्रल गेम्स की बात आती है तो इलेक्ट्रल गेम में बहुत लोगों को लगता है कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आज़ादी के बाद अगले 35 सालों तक कांग्रेस के पास ब्रूट मेजॉरिटी थी इस देश में। आज देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। और आप ये देख लीजिए 2016, 17 और 18 के आसपास जो बीजेपी के पास जो मेजॉरिटी थी, क्या आज वही मेजॉरिटी नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट नहीं, कोई बॉस नहीं हो सकता, कोई सुप्रीम नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता आई एम द स्टेट। जिन लोगों को ये मुगालता है उन लोगों को यही देश के लोग जो उन्हें जीत करके लाएं वही उनको बाहर करें। पीएम मोदी जो लगातार कह रहे हैं कि फिर से वही पीएम बनेंगे थर्ड टाइम में, और जो भारत जो है इकोनॉमिकल मतलब रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा भारत। और लगातार जो है वो कहते हैं, और विपक्ष को भी निशाना साधा है कि आपको तैयारी करना चाहिए 2028 की, क्योंकि मोदी जी उनको पूरा यकीन है फिर से आएंगे। और जिस तरह से वो दावा करते हैं कि मोदी या भाजपा सरकार जो कहती है वो करके रहती है। फ्रेंच सोसाइटी में एक राजा हुए लुई 14 जिनको कहा जाता है, वो ये स्लोगन देते थे आई एम द स्टेट। आई एम द स्टेट का मतलब ये था कि वो कहते थे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो कह दिया वही कानून है। और इसीलिए आप जब देखेंगे उसको तो पाएंगे कि वो भी नहीं रहे पार्लियामेंट के, वो उनकी भी सरकारें चली गई। उनके बाद वाले दौर में देखेंगे तो पूरा रेवोल्यूशन आया। उनके कुछ ही सालों बाद, लगभग आप देखेंगे 25 से 30 साल के बाद फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन हो गया, और जो आई एम द स्टेट लोग कहते थे वो चले गए, राजशाही चली गई, डेमोक्रेटिक ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया। वही यहाँ पर भी है। जिन्हें लगता है ना कि वही थर्ड और फोर्थ इकॉनमी बनाएंगे और वही रहेंगे। आप एक चीज़ देखिए, पूरे 2014 के बाद से लेके रोज़गार के सवाल का क्या हुआ, मेक इन इंडिया कैंपेन का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का क्या हुआ, मेड इन इंडिया का क्या हुआ, कौशल विकास योजना का क्या हुआ, स्मार्ट सिटीज़ याद है ना आपको, गुजरात चुनाव से पहले बुलेट ट्रेन भी दौड़ रही थी, वो सारी योजनाएं। बहुत सारे घोषणाएं करना एक अलग चीज़ है, डिलीवरी एक अलग चीज़ है। और आप इस देश में कम्युनल वायलेंस पैदा करके, मुसलमानों को डरा करके, आदिवासियों की ज़मीन छीन करके, दलितों को अपमानित करके, ओबीसी को भी अपमानित करके आप जो हैं सर्वे सर्वा नहीं हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि इनको आप करके साइड लाइन करके आप सर्वे सर्वा हो जाएंगे, नहीं है पॉसिबल।
उनका मिशन है हिंदू राष्ट्र बनाना, राम राज्य लाना। वो ख्वाब उनका ख्वाब ही रहेगा, वो नहीं हो सकता। इस देश में संविधान को मानने वाले लोग आज भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और इस देश में हमेशा संविधान की जीत होगी। कोई मनुस्मृति और ऐसा कोई भी टैक्स कभी लागू नहीं हो सकता। इस देश में ज़्यादातर आबादी जो है दलितों की है, यानी बहुजन की है आबादी। फिर भी जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, चाहे आप जजेस के पोस्ट ले लें या फिर IAS जो भी हो, उसमें मतलब ये जो पूरा का पूरा, अगर आप पॉलिटिकल ऑर्डर को देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए, ये बात सही है कि पूरी की पूरी सरकार में, ब्यूरोक्रेसी, सभी जगह पर एक अपर कास्ट डोमिनेशन है। ठीक है, इसीलिए अब ये केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आप जब तक सबको हिस्सेदारी नहीं देंगे, जब तक आदिवासियों को उनका ड्यू शेयर नहीं देंगे, जब तक मुसलमानों को उनका ड्यू शेयर नहीं देंगे, सरकार में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, तमाम जगहों पर दलितों को शेयर नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं पॉसिबल है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो नया भारत जिसकी कल्पना की जा रही है, जिस इंडिया की बात की जा रही है, उसमें आपको सबको बराबरी का हिस्सा देना होगा और तभी जा कर के एक जो हमारे पुरखों का सपना है वो पूरा हो सकता है और वो होगा। लेकिन केंद्र सरकार तो लाना चाह रही है, वो सबको बराबरी का हिस्सा, एक समान नागरिक ला करके सबको, नहीं, वो सिविल कोड ला करके सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहती है। उसमें एक परेशानी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप तय करना चाहते हैं कि सामने वाला कैसे शादी करेगा, कैसे उत्तराधिकार के नियम बनाएगा, कैसे वो खाएगा, कैसे वो पिएगा, कैसे वो रहेगा। ये आपका काम नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक कानून ला करके सबको बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं है और नहीं हो सकती। सोसाइटी के साथ भी यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा जो आइडिया निहायत ही बाहियात आइडिया है और इस देश का आदिवासी पहले दिन से कह रहा है कि जिस दिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, इस देश में जो है ना आदिवासी उसका पुरजोर विरोध करेगा। लेकिन सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रही है, लेकिन अगर उस यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बात की बात है, लेकिन अभी आज प्रेजेंट में देखा जाए कि 2 आदमी के लिए 2 संविधान है। बृजभूषण शरण सिंह के लिए जो महिला पालवान यहाँ पर मांग कर रही थी, वो खुलेआम घूम रहे थे, ट्रायल हो गया और वो क्लीन चिट भी पाली है। लेकिन जो उमर खालिद हैं, बिना विदाउट ट्रायल के 1000 से ज़्यादा दिन हो गए जेल में। देखिए, इसको इस तरीके से संविधान एक ही है। दरअसल संविधान को पालन कराने की जिनकी जिम्मेदारी, उन्होंने ड्यूअल स्टैंडर्ड अपना लिया है। उनका स्टैंडर्ड ड्यूअल है। जिस पुलिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, उन आरोपों को साबित करती, उनको कस्टडी में लिया जाता, वो एक तरीका होता। लेकिन वहीं आप उमर खालिद का केस देख लीजिए, खालिद सैफ़ी का देख लीजिए और तमाम साथियों का देख लीजिए, और सिर्फ मुसलमान ही क्यों, आदिवासियों को देख लीजिए जेलों में, आपका और भी कई, प्रोफेसर आनंद तेल तोमड़े को देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रशासन का जो रवैया वो दोहरा रवैया। केंद्र सरकार सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं करती, जो उनके खिलाफ में आवाज़ उठाती है उनको टारगेट करती है। बिल्कुल। तो क्या इस देश में सब चुप रहना शुरू कर दे, हक की आवाज़ नहीं उठाए, जो जुल्म के खिलाफ नहीं? बिल्कुल नहीं, और ये मुनासिब भी नहीं और ये हो भी नहीं सकता। आप किसी को लठ के जोर पर, पुलिस या तंत्र के जोर पर या किसी भी तरीके से बहुत लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकते। एक आदमी को तो फिर भी पॉसिबल है कि आप लंबे समय तक, पूरे की पूरी सोसाइटी को आप नहीं रख सकते, और वो कभी संभव नहीं है कि आप पूरे देश के लोगों को दबा करके हमेशा के लिए गुलाम बना के रख लें। ये कभी नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। आप दिल्ली DU से आप प्रोफेसर हैं, और अब क्या देश के मतलब आदिवासियों से या फिर दलित बहुजन से आप क्या कहना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे 2024 को लेकर? मैं बहुत क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, इस देश का संविधान खतरे में है। इस देश में आपका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। हमारे सबके जो सपने हैं वो खतरे में है। पुरखों की जो लड़ाई है वो खतरे में है और हमें उन सब को बचाने के लिए आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, और शायद हम एकजुट होकर के हमारे पुरखों के सपने को और इस देश के संविधान को बचा सकें।